Good evening dear students. Today let us discuss about parallel plate capacitor. Then we will discuss about parallel plate capacitor with composite dielectric medium, then multi-plate capacitor, then variable air capacitor. पहले डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फिर डिस्कस करेंगे मल्टी प्लेट कैपेसिटर, फिर डिस्कस करेंगे वेरिएबल एयर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम विच कैन स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। दो चालक सतहें जो परावैद्युत माध्यम अथवा कुचालक माध्यम द्वारा अलग किए जाते हैं तथा जो आवेश संचित करने की क्षमता रखते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र पता है आपको, तो धारिता क्या है? संधारित्र का गुण है, इट इज डिनोटेड बाई सी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। किसी संधारित्र के आवेश संचित करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। तो धारिता इसको सी से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक फैराड होता है, ये आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये कैपेसिटर कई शेप और साइज में बनाए जाते हैं, जैसे एक ये है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बनाए जाते हैं इस तरह से, जिनमें प्लेटें पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये संधारित्र जो इसका संधारित्र का जो कैपेसिटेंस होगा सी वो कितना होगा। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो आवेश संचित करने की क्षमता है किसी संधारित्र में वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक अप्लाइड वोल्टेज और दूसरा कैपेसिटेंस पे। अप्लाइड वोल्टेज का मान ज़्यादा करने से क्या होता है हम बता चुके हैं। इफ़ अप्लाइड वोल्टेज इज मोर दैन द रेटेड वोल्टेज, फॉर एग्जांपल हेयर 400 वोल्ट, देन देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दोनों प्लेटों के बीच में, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे तो ये कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम गेट्स पंक्चर्ड, इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लूजेज इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, और दो प्लेटें आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है और चार्ज जो इस पर स्टोर्ड हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और कैपेसिटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो हम वोल्टेज ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ज़्यादा आवेश संचित करने के लिए बेहतर तरीका है कि कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। इफ़ सी इज मोर देन वी कैन स्टोर मोर चार्ज। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा कैसे होगा ये डिपेंड करेगा किन बातों पे, यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट है ए, दूसरी पैरेलल प्लेट है बी। ये कंडक्टिंग सरफेस है ए, कंडक्टिंग सरफेस है बी। प्रारंभ में इनिशियली न्यूट्रल हैं दोनों, ए एंड बी, दे आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेट आवेश इस पर कुछ नहीं है, जीरो। धन आवेश ऋण आवेशों की संख्या नील है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट जो है नेट चार्ज इज जीरो। अब इसको बैटरी इससे जोड़ेंगे अगर इसको बी प्लेट को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इनको बैटरी क्या करेगा यहाँ डिपॉजिट करेगा। इसको डिपॉजिट करने में एनर्जी लगेगी, एनर्जी जो भी लगेगी वो बैटरी सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन इस तार से जाएंगे, इस वायर से थ्रू दिस वायर यहाँ जाएंगे और यहाँ डिपॉजिट जमा होंगे। इसमें जो ऊर्जा लगेगी उसको बैटरी सप्लाई देगा, वो एनर्जी देगा बैटरी। तो यहाँ मान लीजिए चार्ज स्टोर हो गया माइनस क्यू चार्ज स्टोर हुआ माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिकता में है। दूसरा इसको प्लस से जोड़ा, ये सिरा प्लस से जोड़ा, ये सिरा माइनस से जोड़ा। तो ये प्लस से जो जोड़ा है यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या धनावेश या ऋणावेश उनकी कुल संख्या जो है बराबर है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये धनावेशित है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इधर और वो पॉजिटिव चार्ज के मिल के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ छोड़ जाएंगे धनावेश। दिस टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये धनावेशित हो गई प्लेट, तो यहाँ मान लीजिए प्लस क्यू आवेश चार्ज पैदा हो गया, प्लस क्यू कूलाम, यहाँ पे माइनस क्यू कूलाम। दोनों प्लेटों के बीच मान लीजिए दूरी है डी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज डी। प्लेटों का एरिया मान लीजिए है ए, ये प्लेट है इसका एरिया ए, इसका एरिया भी है, दोनों के बीच में दूरी कितना है डी है, ये डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है। दोनों प्लेटों के बीच में दूरी कितना है ये डी, दोस्तों डी। ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। ए प्लेट धनावेशित और बी प्लेट ऋणावेशित हो चुकी है। बैटरी ने वर्क किया और एनर्जी स्टोर कर दिया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पे आवेश संचित होने से यहाँ विभव पैदा होगा, यहाँ धन आवेश संचित हुए हैं तो यहाँ विभव धन पैदा होगा, यहाँ ऋण आवेश संचित हुए हैं यहाँ ऋण विभव पैदा होगा। दोनों विभव के बीच में ये धनावेशित ये ऋणावेशित
ये धन वोल्ट, ये धन वोल्ट है, ये ऋण वोल्ट है, दोनों के बीच में जो विभव होगा उनका अंतर विभवांतर कहलाएगा। दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर होगा V, विभवांतर पैदा होगा और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा दोनों प्लेटों के बीच। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी +2 माइनस, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बैटरी ने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और वो चार्ज के रूप में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे चार्ज। तो ये जो चार्ज स्टोर हुआ है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, इसका मान होगा V/D। V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच दूरी D डिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जितना अधिक होगा यहाँ पे आवेश उतना ज़्यादा संचित होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहाँ कम होगा आवेश उतना कम संचित होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है V/D पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन ये अगर एक बात पे और डिपेंड करता है वो होता है एप्सिलॉन r। इस एप्सिलॉन r को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एप्सिलॉन r को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युत नियतांक ये इसकी डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंसंट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी परावैद्युत माध्यम के विद्युत बल रेखाओं को कंसंट्रेट करने की क्षमता उसका परावैद्युत नियतांक कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर अधिक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को कम कंसंट्रेट कर सकता है। जैसे अगर एयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को कम कंसंट्रेट होगा, यहाँ कम लाइनें होंगी। अगर यहाँ माइका भर दें एयर की जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ज़्यादा कंसंट्रेट होंगी। माइका के लिए एप्सिलॉन r का मान 6 होता है, तो इसका मतलब है कि माइका रखने पर यहाँ पे एयर रखने की तुलना में 6 गुना ज़्यादा लाइनें कंसंट्रेट होगी। तो कैपेसिटेंस जो डेवलप होगा C वो माइका रखने पर और एयर रखने पर उसका अनुपात होगा 6 टाइम्स। एयर रखने की तुलना में यहाँ माइका रखने पर 6 गुना ज़्यादा कैपेसिटेंस डेवलप होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इफ़ ए मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेट्स देन how much times capacitance is greater than the capacitance when air is placed between these 2 plates। तो वायु की तुलना में कोई माध्यम रखने पर जितना गुना ज़्यादा कैपेसिटेंस डेवलप होगा वही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के कंसंट्रेशन जो है वो भी डिपेंड करता है एप्सिलॉन r पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। लेटर डिस्कस अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी डिस्कस कर रहे थे ए प्लेट है, बी प्लेट है। ए प्लेट पे धनावेश पैदा हुए हैं, मान लीजिए +Q। बी प्लेट पे ऋणावेश पैदा हुए हैं -Q। ए प्लेट का एरिया कितना है, ए प्लेट का एरिया है सपोज ए। बी प्लेट का एरिया कितना है, बी प्लेट का एरिया भी है सपोज मान लीजिए ए। एरिया इज सेम। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स इज सपोज D। दोनों प्लेटों के बीच दूरी D है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर पैदा होगा V। तो ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स D। दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट B। प्लेट ए इज पॉजिटिव चार्ज्ड धनावेशित, प्लेट B नेगेटिवली चार्ज्ड ऋणावेशित। दिस इज प्लेट ए, ये प्लेट है ए है धनावेशित है, और ये प्लेट B है ये ऋणावेशित है। प्लेटों के बीच सेपरेशन है D, दोनों के बीच दूरी D है, एरिया A है दोनों प्लेटों का सेम, एरिया इज ए, एरिया इज ए। इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, एक पे धन चार्ज Q है प्लस, एक पे माइनस चार्ज Q है माइनस। ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए कैपेसिटेंस की डेफिनीशन जो होती है और उससे जो अभी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ V/Q। एकांक वोल्ट देने पर जो आवेश उत्पन्न होता है वही उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, उसके कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर लगाने पर जो आवेश उत्पन्न होता है वही उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। ऑन अप्लाइंग यूनिट वोल्ट अक्रॉस 2 प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस।
तो ये कैपेसिटेंस है Q अपान V, ये फार्मूला होता है C इक्वल टू Q अपान V, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। तो अब देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। तो हम बता चुके हैं ये सब बातें, एरिया A, चार्ज Q, डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच D, ये माध्यम भी हो सकता है बीच में कोई, अगर कोई माध्यम नहीं है तो एप्सिलॉन r का मान 1 होगा, अगर कोई माध्यम है तो एप्सिलॉन r होगा कोई समथिंग, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, जो मटेरियल रखेंगे बीच में उसके अकॉर्डिंग एप्सिलॉन r होगा। अगर एयर है, फॉर एयर इट इज़ 1, अगर कोई और होगा फॉर एग्जांपल माइका है तो ये एप्सिलॉन r का मान होगा 6। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होगा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा V अपान D, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अब इस पे चार्ज A है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, एरिया A है दोनों का, तो चार्ज डेंसिटी कितना होगी दोनों प्लेट पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दीज टू प्लेट्स। प्लेट A पे चार्ज डेंसिटी कितना होगी Q अपान A, प्लेट B पे चार्ज डेंसिटी कितना होगी Q अपान A, इसको आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं Q अपान A। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इस दोनों के बीच में कितना होगा, इस दोनों के बीच वाले क्षेत्र में Q अपान A, ये मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या चार्ज डेंसिटी इसको कह सकते हैं Q अपान A होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों प्लेटों के बीच कितना होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला और होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये होता है D अपान एप्सिलॉन, D अपान एप्सिलॉन या सरफेस चार्ज डेंसिटी अपान एप्सिलॉन, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपान एप्सिलॉन कहें या D अपान एप्सिलॉन कहें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल टू D अपान एप्सिलॉन और सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो D का मान कितना है Q अपान A, तो Q अपान A रख दीजिए, तो E इक्वल टू हो जाएगा E इक्वल टू Q अपान A इंटू एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0। ये हम अभी बता रहे थे एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये एप्सिलॉन डिपेंड करेगा कि एयर है या कोई मीडियम है, अगर एयर है तो एप्सिलॉन का मान हो जाएगा एप्सिलॉन 0 फॉर एयर, कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन होगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, या एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा D अपान एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, तो E इक्वल टू हो जाएगा D का मान रख दीजिए Q अपान A इंटू एप्सिलॉन, ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ये E इक्वल टू V अपान D, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दोनों इक्वेशन बराबर कर दीजिए। तो इक्वल टू D अपान एप्सिलॉन कर सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज सिग्मा इक्वल टू Q अपान A एंड D इक्वल टू Q अपान A। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन करें या Q अपान D अपान एप्सिलॉन करें, दोनों का मतलब एक है, दे आर सेम। तो दोनों इक्वेशन देखिए बराबर कर दीजिए, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों समीकरण को बराबर करने पर ये V अपान D इक्वल टू समीकरण नंबर 1 से V अपान D इक्वल टू समीकरण नंबर 2 से Q अपान A इंटू एप्सिलॉन, ये तो V अपान D इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन, सो Q अपान V निकाल लीजिए इससे, इस दोनों रिलेशन से Q अपान V का मान हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन अपान D। यही Q अपान V जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं धारिता। सो C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपान D, तो एप्सिलॉन का मान अगर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r रख देंगे तो ये हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r A अपान D, दिस इज जनरल फार्मूला। तो कैपेसिटेंस का मान किन बातों पे डिपेंड करेगा, देखिए कैपेसिटेंस का मान डिपेंड करेगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r A अपान D। पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, प्लेटों के बीच दूरी जितना कम होगी कैपेसिटेंस उतना अधिक होगा, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा कम करेंगे, बहुत कम कर देंगे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पे होगा, कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, इसलिए D को बहुत कम नहीं कर सकते हैं। और C किसके समानुपाती है, प्लेटों के एरिया के समानुपाती है, एरिया ऑफ द प्लेट। प्लेटों का एरिया अधिक होगा तो ज़्यादा आवेश संचित होंगे, यहाँ पे ज़्यादा आवेश संचित होंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, वेरी सिंपल। C का मान अभी बता रहे थे एप्सिलॉन r के भी समानुपाती होता है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन r।
रिलेटिव परमिटिविटी जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए उसका कंसंट्रेशन उतना अधिक होगा। यहाँ जो एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम का जिसमें ये दोनों प्लेटें जो रखी गई हैं, जो मीडियम रखा है दोनों प्लेटों के बीच में। तो एप्सिलॉन आर अधिक होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है प्लेटों के बीच, उसकी दिशा ये है और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोलराइजेशन हो जाता है। तो पोलराइजेशन जो होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है उल्टा, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम में पैदा हो रहा है या इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा E माइनस EI। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से यहाँ विभवांतर कम हो जाता है, विभवांतर कम होने से ज़्यादा आवेश संचित करने पे उतना विभवांतर पहुँचता है। तो C इज मोर बिकॉज Q इज मोर, ज़्यादा आवेश संचित हो सकता है। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन बातों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, एरिया ऑफ द प्लेट, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। ये तीन बातों पे डिपेंड करता है। इनको बढ़ा करके, एरिया बढ़ा करके कैपेसिटेंस बढ़ाया जा सकता है, एप्सिलॉन आर बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है, या डिस्टेंस कम करके बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एयर रखे हैं तो एप्सिलॉन आर 1 है, माइका रखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 गुना ज़्यादा कैपेसिटेंस मिलेगा। फॉर सेम डिज़ाइन, सेम एरिया सेम डिस्टेंस, कैपेसिटेंस 6 गुना बढ़ जाएगा। तो एप्सिलॉन आर ज़्यादा रखेंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलेगा। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या होता है, एक प्लेट है, मान लीजिए इधर एक प्लेट है, ये डिस्कस कर रहे थे अभी, ए ये बी, इनके बीच में एक माध्यम ना रख करके मान लीजिए 3 माध्यम रख दिए गए हैं ऐसे ऐसे। ये प्लेट ए प्लेट बी, ए और बी के बीच में एक माध्यम ना रख करके 3 माध्यम रख दिए गए हैं, 3 मीडियम। यहाँ पे प्लेट ए है, ये दिस इज सपोज प्लेट ए, यहाँ पे है प्लेट ए, ये प्लेट ए है, दिस इज प्लेट ए। दूसरा प्लेट है मान लीजिए यहाँ पे है प्लेट बी, ये दूसरा प्लेट है, सेकंड प्लेट, ये है प्लेट ए प्लेट बी। इनके बीच में एक माध्यम न भर करके 3 माध्यम रखे गए हैं अलग अलग। इनके देखिए इसका D1 थिकनेस का ये माध्यम है, D2 थिकनेस का ये माध्यम है, D3 थिकनेस का ये माध्यम है, अलग अलग थिकनेस की। रिलेटिव परमिटिविटी भी इसका एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, इसका एप्सिलॉन R3, ये अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी के हैं। अब इसको चार्ज करेंगे तो कितना कैपेसिटेंस होगा ये निकालने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है दोनों प्लेटों के बीच में जो मीडियम रखा गया है वो एक मीडियम ना रख करके अलग अलग मीडियम रखे गए हैं, अलग अलग पदार्थ के। एक माइका रख दिया, दूसरा सिरेमिक्स रख दिया, तीसरा पेपर रख दिया, चौथा एयर रख दिया। इस तरह से अलग अलग थिकनेस हैं, अलग अलग उनका रिलेटिव परमिटिविटी है। ये पदार्थ पे डिपेंड करेगा एप्सिलॉन R1, ये भी पदार्थ पे डिपेंड करेगा, ये भी पदार्थ पे डिपेंड करेगा। वोल्टेज भी लगाएंगे टोटल चार्ज करते समय, तो यहाँ जो वोल्टेज इस क्षेत्र में जो ड्रॉप होगा V1, यहाँ जो ड्रॉप होगा इस क्षेत्र में V2, यहाँ जो ड्रॉप होगा इस क्षेत्र में V3, अलग अलग ड्रॉप। तो कुल कैपेसिटेंस इसका कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंपोजिट मीडियम रखने पे, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी डिस्कस कर रहे थे, ये प्लेट ए है, दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी। ए प्लेट ये है, बी प्लेट ये है। इस बार एक मीडियम ना हो करके यहाँ पे 3 मीडियम रखे गए, 3। ये पहला मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, ये थर्ड मीडियम, 3 मीडियम रखे गए हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। और यहाँ पे प्लेट है, प्लेट ए, दिस इज़ प्लेट ए, ये प्लेट ए है, ये प्लेट है और दूसरी प्लेट है बी। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक मीडियम ना रख करके 3 मीडियम रखे गए हैं, अलग अलग थिकनेस, अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी। इनके मटेरियल रखे गए हैं दोनों प्लेटों के बीच में। ये वोल्टेज लगाया गया है V, तो यहाँ चार्ज स्टोर होगा Q,
यहाँ पे क्यू चार्ज स्टोर होगा, यहाँ पे क्यू चार्ज स्टोर होगा। प्लेटों का एरिया सपोज ए है, इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है। एरिया ऑफ दीज टू प्लेट्स इज सेम, एरिया इज सेम, अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम। यहाँ पे धनावेश पैदा हुआ है मान लीजिए प्लस क्यू, यहाँ पे ऋणावेश पैदा हुआ है माइनस क्यू। तो इसकी वजह से जो कुल कैपेसिटेंस पैदा होगा, टोटल कैपेसिटेंस, वो कितना होगा ये निकालने जा रहे हैं। तो देखिए ये फर्स्ट सेक्शन, देखिए ये भाग, इसका रिलेटिव परमिटिविटी मान लीजिए एप्सिलॉन R1 है, दिस इज एप्सिलॉन R1, और इसकी थिकनेस जो है कितना है, D1 है, D1 थिकनेस। ये दूसरा भाग, ये देखिए इतना रखा गया है यहाँ से यहाँ तक। पहला भाग यहाँ से यहाँ तक है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितना है बता चुके हैं, एप्सिलॉन R1। दूसरा भाग ये है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन R2। तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन R3। और भी हो सकते हैं 4, 5, 6, एयर भी हो सकता है बीच में। तो ये है अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी हैं 1, 2, 3। डिस्टेंस इसका थिकनेस D1, ये जो मटेरियल है इसका थिकनेस D2, इसका D1, इसका D2। तीसरा मटेरियल है उसका थिकनेस D3, ये D3 रखा है, ये रखा है। प्लेटों का बताया एरिया सेम है, प्लेटों पे चार्ज भी सेम है। विभवांतर लगाया V, तो वो विभवांतर सभी में इक्वल नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगी, इसलिए विभवांतर भी अलग अलग होगा। यहाँ विभवांतर मान लीजिए V1, यहाँ विभवांतर V1 है, ये यहाँ विभवांतर V2 है, ये यहाँ विभवांतर V3 है। ये अलग अलग विभवांतर क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों में डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि इनकी रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग हैं। ये तो देखिए चार्ज ऑन ईच प्लेट हम बता चुके हैं, मान लीजिए Q है, प्रत्येक प्लेट पे चार्ज Q है। एरिया ऑफ ईच प्लेट मान लीजिए A है, प्रत्येक प्लेट का एरिया A है, 2 ही प्लेट हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कितना होगी दोनों प्लेटों के बीच में, वो आपको मालूम है, D = होता है Q/A। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन दीज टू प्लेट्स, दोनों प्लेटों A और B के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मान कितना होगा, Q/A। ये Q/A से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये सेम होगा पूरे क्षेत्र में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D जो होगा ये सेम होगा पूरे भाग में सेम होगा, क्योंकि ये रिलेटिव परमिटिविटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये चार्ज पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। चार्ज भी सेम है, एरिया भी सेम है, इसलिए पूरे भाग में D सेम होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि वो रिलेटिव परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। E डिपेंड्स ऑन रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस भाग में फर्स्ट पार्ट में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा, D/ε0 × εr1। सेकंड भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 का मान कितना होगा, D/ε0 εr2। थर्ड भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगी, D/ε0 εr3। सो E1 = D/ε0 εr1, E2 = D/ε0 εr2, E3 = D/ε0 εr3। ये अब तो यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, E = V/D होता है, तो V = E × D होगा। तो V1 का मान कितना होगा, V1 का मान होगा E1 × D1, ये दोनों का गुणनफल। ये V2 का मान कितना होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वो होगा ये E2 × D2, E2 × D2। V3 का मान कितना होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, E3 × D3, इन दोनों का गुणनफल E3 × D3। तो टोटल जो विभव होगा, जो हमने V वोल्ट दिया है प्लस माइनस, ये ड्रॉप होगा तीनों में, तो तीनों का जो ड्रॉप होगा उसका सम अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। V1 + V2 + V3 = अप्लाइड वोल्टेज V। और V1 का मान है E1 × D1, V2 का मान है E2 × D2 एंड V3 का मान है E3 × D3। इनके मान रख दीजिए। E1 का मान कितना है, D/ε0 εr1, ये मान रख दीजिए। ये E1 × D1 हो गया। ये दूसरा E2 × D2, ये E2 है, D/ε0 εr2। ये तीसरा D/ε0 εr3, ये क्या है, E3 × D3, E2 × D2
दिस इज E2 इंटू D2, E3 इंटू D3 एंड E1 इंटू D1, ये कर दीजिए। तो ये मान रख दिए, तो मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू D अपान एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 इंटू D1 प्लस D अपान एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 इंटू स्मॉल d2 प्लस कैपिटल D अपान एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 इंटू D3, ये रखेंगे। यहाँ पे D अपान एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा D1 अपान एप्सिलॉन R1 प्लस D2 अपान एप्सिलॉन R2 प्लस D3 अपान एप्सिलॉन R3, ये बचा ये। अब D का मान कितना होता है, हम अभी थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं, वो होता है Q अपान A। तो रख दीजिए D का मान रख दीजिए Q अपान A, इन प्लेस ऑफ D रिप्लेस Q अपान A। Q अपान A यहाँ एप्सिलॉन 0 है, ये सेम रहेगा D1 अपान एप्सिलॉन R1 प्लस D2 अपान एप्सिलॉन R2 प्लस D3 अपान एप्सिलॉन, ये। सो B इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन 0 एंड ब्रैकेट में D1 अपान एप्सिलॉन R1 प्लस D2 अपान एप्सिलॉन R2 प्लस D3 अपान एप्सिलॉन R3। और आपको मालूम है Q अपान B जो होता है वो होता है C, तो यहाँ से Q अपान B निकाल लीजिए, तो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D1 अपान एप्सिलॉन R1 D2 अपान एप्सिलॉन R2 प्लस D3 अपान एप्सिलॉन R3, ये दिस इज कैपेसिटेंस C। तो कैपेसिटेंस C जो आया फाइनल विथ कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो होता है एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट होता है। A प्लेट एरिया, प्लेट का एरिया, प्लेट का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई D1 अपान एप्सिलॉन R1। D1 क्या है, ये इस भाग का थिकनेस, पहले भाग का। एप्सिलॉन R1 क्या है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी प्लस D2 अपान एप्सिलॉन R2। D2 क्या है, सेकंड भाग की थिकनेस। एप्सिलॉन R2 क्या है, सेकंड भाग का रिलेटिव परमिटिविटी प्लस D3 अपान एप्सिलॉन R3। D3 क्या है, थर्ड भाग का थिकनेस। एप्सिलॉन R3 क्या है, थर्ड भाग का रिलेटिव परमिटिविटी। और भी मटेरियल हो सकते हैं, तो आप D4 अपान एप्सिलॉन R4, D5 अपान एप्सिलॉन R5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो जनरल फार्मूला आप ये बना सकते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A अपान DI अपान एप्सिलॉन RI, ये वेयर I इक्वल टू 1 to n, इस तरह से रख सकते हैं। ये जनरल फार्मूला बन गया। अब इसमें बीच में एयर भी हो सकता है, तो अलग अलग मीडियम जो भी होंगे उनके मान रख देंगे, उसकी थिकनेस रख देंगे और आपको मिल जाएगा टोटल कैपेसिटेंस। दिस इज द फार्मूला ऑफ कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटेंस विथ कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये इन बातों पर डिपेंड करता है। तो ये कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब डिस्कस करेंगे मल्टी प्लेट कैपेसिटर। मल्टी प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, देखिए किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C जो है वो होता है, अभी डिस्कस कर रहे थे, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन RA अपान D। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस कम करते हैं। डिस्टेंस कम करेंगे तो बताया, ज़्यादा कम करेंगे तो ब्रेक डाउन हो सकता है, इसलिए इसकी एक लिमिट है। फिर दूसरा तरीका, एरिया बढ़ाते हैं। एरिया बढ़ाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर का साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर का साइज बढ़ने से उसमें नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक तो ज़्यादा साइज होगा, स्पेस ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तीसरा एप्सिलॉन R बढ़ा दें। एप्सिलॉन R बढ़ाने से क्या है, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करेंगे, तो इससे कॉस्ट भी बढ़ सकती है कैपेसिटर की। और D कम करेंगे तो मैंने बताया ब्रेक डाउन हो सकता है, ज़्यादा कम करेंगे आप ब्रेक डाउन हो सकता है, प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं। तो इनके अतिरिक्त, ये तो प्रयास करते ही हैं, इनके अतिरिक्त प्लेट एरिया बढ़ाने का एक तरीका ये है, मल्टी प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। मल्टी प्लेट कैपेसिटर, अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाने का एक तरीका है, अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर आप लीजिए, पैरेलल में जोड़िए, पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस, तुल्य कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज मोर। लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत से कैपेसिटर लगाने से कॉस्ट बढ़ जाती है और साइज भी बढ़ जाता है, साइज भी। तो ये कम प्रेफर करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि एक ही यूनिट में, 1 यूनिट में, कम कॉस्ट में, लेस कॉस्ट में, लेस साइज में
आकार भी कम रहेगा, कॉस्ट भी कम रहेगा। तो ऐसा बनाते हैं अरेंजमेंट, उसको कहते हैं मल्टी प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या करते हैं, कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं 1, कंडक्टिंग प्लेट 2, कंडक्टिंग प्लेट 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लेट ले लिया इस प्रकार से, 7 प्लेट। अब इसमें जो 8 नंबर की प्लेटें हैं, इनके बीच में आप चाहें एयर भर दें, एयर भी रख सकते हैं आप प्लेटों के बीच में, तो ये एयर कैपेसिटर हो जाएगा। आप चाहें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी रख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो आपको कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलेगा, यू गेट मोर कैपेसिटेंस। तो जैसा भी आप चाहें, एयर भी रख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी रख सकते हैं। अब इसको देखिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 1 प्लेट हैं जो ब्लू कलर की हैं, इनको आपस में जोड़ दीजिए, 1 और 3 ऑड नंबर की प्लेट्स जो कि ब्लू कलर की हैं, 8 नंबर विषम संख्या वाली प्लेट ब्लू कलर की हैं, नीले कलर की, इनको आपस में जोड़ दीजिए ऐसे। ये बन गया, एक टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल बन गया। मान लीजिए टर्मिनल बन गया B। और जो सम संख्या वाली प्लेटें हैं, इवन नंबर प्लेट्स, उनको एक जगह जोड़ दीजिए आपस में तीनों को। ये एक टर्मिनल बन गया, ये A। तो ये टर्मिनल A जो वहाँ है वही टर्मिनल A यहाँ भी है, A। ये B है, ये A है। तो ये क्या है, ये इन सभी से मिल करके इतने कैपेसिटर बन जाएंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ऐसा जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको मिलेगा वो इन सभी का रिजल्टेंट मिलेगा। इसमें कितने कैपेसिटर हैं, ये मिल करके एक कम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें ये दोनों प्लेट मिल करके एक कैपेसिटर बनाएंगे, 1 और 2 मिल के एक कैपेसिटर, 2 और 3 मिल करके एक कैपेसिटर, 3 प्लेट 4 प्लेट मिल करके एक कैपेसिटर, 4 प्लेट 5 प्लेट मिल करके एक कैपेसिटर, 5 और 6 मिल करके एक कैपेसिटर, 6 और 7 मिल करके एक कैपेसिटर, और पैरेलल में कनेक्टेड हैं। दिस इज़ 1 कैपेसिटर, दिस इज़ 2 कैपेसिटर, दिस इज़ 3 कैपेसिटर, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स n कितनी हैं, 7। तो कैपेसिटेंस कितना बना, 6 गुना 6C। एक यूनिट के कारण जो कैपेसिटेंस होगा 1 यूनिट, ड्यू टू 1 यूनिट। अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला निकाला था, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन d होता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन r क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम होगा। a क्या है, प्लेटों का एरिया है, सभी प्लेटें समान हैं, एरिया सेम होगा सबका। प्लेटों के बीच दूरी है स्मॉल d। तो एक प्लेट और 2 प्लेट मिल करके जो 1 यूनिट ने कैपेसिटेंस बनाया, कितना बनाया, इतना। और सभी ने मिल करके कितना बनाया, 6 टाइम्स। तो 7 प्लेट मिल करके ये बना रही हैं 6। तो जनरल फार्मूला हम बना सकते हैं, C = नंबर ऑफ प्लेट्स माइनस 1। ये n क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स माइनस 1, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r A/d। ये है मल्टी प्लेट कैपेसिटर, ये मल्टी प्लेट कैपेसिटर है। देखिए इसमें भी वही किया गया है। ये इधर की प्लेट्स ये हैं, ये मान लीजिए प्लेट A है, इधर की प्लेट्स ये हैं, ये मान लीजिए ये प्लेट B है। इनको आपस में इस तरह से कर करके इनको नंबरिंग करते हैं। इवन नंबर की प्लेट एक जगह जोड़ दिया, 8 नंबर की प्लेट जोड़ के दूसरी जगह जोड़ दिया, तो ये हो गई पैरेलल कनेक्टेड, इतने कैपेसिटर बन जाते हैं। इससे जो तुल्य कैपेसिटेंस होता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है, बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने का ये तरीका कहलाता है मल्टी प्लेट कैपेसिटर। मल्टी प्लेट कैपेसिटर में आप एयर भी यूज कर सकते हैं दो प्लेटों के बीच में। यहाँ पे एयर, अगर नहीं एयर यूज़ करना है और ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, माइका या अन्य इंसुलेटिंग मटेरियल, सिरेमिक, तो आपको कैपेसिटेंस और भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से मल्टी प्लेट कैपेसिटर से साइज भी और कॉस्ट भी कम हो जाता है, और यूनिट जो है आपको मिल जाती है बहुत स्मॉल साइज में। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें कैपेसिटेंस जो बनता है कुल, वो नंबर ऑफ प्लेट्स माइनस 1। जैसे 7 प्लेट यूज़ किया है तो 6 गुना मिलेगा, एक यूनिट का 6 गुना। 8 प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो 7 गुना मिलेगा, एक प्लेट का 7 गुना। एक यूनिट से जितना बनेगा उसकी तुलना में 7 गुना। तो नंबर आप जितने प्लेट्स यूज़ करेंगे उसका
एक कम मिलता है टोटल कैपेसिटेंस -1। अब डिस्कस करेंगे वेरिएबल एयर कैपेसिटर। ये क्या होता है? आप रियोस्टेट यूज करते हैं, वहाँ पे आप रेजिस्टेंस वेरी करना चाहते हैं, कंटिन्यूअस स्मूथ वेरिएशन चाहते हैं। वैसे ही कैपेसिटर भी आप चाहें सर्किट में वेरी करना तो दो ऑप्शन है। आप चाहें अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर लगाएं, लेकिन वो विधि अच्छी नहीं है, उसमें वैल्यू चेंज होगा स्टेप में। दूसरी विधि जो अच्छी है वो है वेरिएबल एयर कैपेसिटर। ये बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें मल्टीप्लेट कैपेसिटर तो होता ही है वेरिएबल एयर कैपेसिटर में, इसमें कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाता है। और इसका सिंबल देखिए, दिस इज़ 1 प्लेट, this is 2 plate, second plate, and there is arrow, and this arrow indicates variable। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल कैपेसिटर है। देखिए इसकी डिज़ाइन क्या होती है, कैसे होती है। इसमें प्लेट होती हैं कंडक्टिंग प्लेट, जो अभी बात कर रहे थे। इधर जो प्लेट हैं ये हैं फिक्स प्लेट हैं, फिक्स प्लेटें हैं, ये इधर अरेंज की गई हैं इधर। और दो प्लेटों के बीच में जो दूरी है, गैप है, उसमें रखा गया है ये प्लेट एक। ये है मूवेबल प्लेट। मूवेबल प्लेट होती है रोटर पे, ये रोटर है, रोटर या शाफ्ट, रोटर कह सकते हैं, शाफ्ट कह सकते हैं। इसको आप रोटेट कराते हैं। इसको रोटेट कराएंगे जब इस दिशा में, तो ये प्लेटें मूव करेंगी इस दिशा में, और जब इसको रोटेट करेंगे इस दिशा में तो ये प्लेटें मूव करेंगी इस दिशा में। तो इसको रोटेट करने से ये प्लेटें मूव करती हैं। दीज प्लेट्स मूव आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। ये डिपेंड करेगा कि ये प्लेटें किस दिशा में मूव कर रही हैं, डिपेंड करेगा कि आप इसको इधर घुमा रहे हैं या आप इसको इधर घुमा रहे हैं। ये मूव नहीं करती हैं, दे आर नॉट मूवेबल, दे आर फिक्स। अब ये फिक्स प्लेट हैं और ये मूवेबल है, मूवेबल प्लेट। मूवेबल प्लेट देखिए ग्रीन कलर की हैं, ये मूवेबल, ये मूवेबल। और फिक्स प्लेट किस कलर की हैं? ये कलर की हैं, ये ब्लू कलर। ये फिक्स हैं, ये मूव नहीं करेंगी। मूवेबल प्लेट मूव करेंगी। प्लेटों के बीच जो दूरी है वो कांस्टेंट है। दो प्लेटों के बीच दूरी जो है कांस्टेंट है, दिस इज d, ये कांस्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, सामान्य अवस्था में ये जो प्लेट होंगी दोनों ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप। स्टैटिक प्लेट है ये स्टैटिक प्लेट है। सामान्य अवस्था में दोनों प्लेट ओवरलैप करेंगी, तो दूसरी प्लेट जो रोटर पे प्लेट है वो भी इसी की सीध में होगी, ऐसे हाफ सर्कुलर। ये दोनों सीध में होंगी ऐसे। जब दोनों सीध में होंगी प्लेटें एक साथ ऐसे, मूवेबल प्लेट कहाँ है? मूवेबल प्लेट इस पे है, रोटर पे। ये रोटर है, शाफ्ट, ये है शाफ्ट। ये मूव करेगा, ये मूव करेगा किस दिशा में? शाफ्ट। जिधर हम इसको रोटेट कराएंगे, क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिधर हम रोटेट कराएंगे। दिस इज फिक्स, दिस इज नॉट फिक्स, दिस इज मूवेबल। ये मूवेबल है क्योंकि रोटर पे है, ये स्टेटर पे है, ये स्टैटिक है। अब दोनों जब प्लेटें एक सीध में होंगी तो जो इफेक्टिव एरिया होगा, कॉमन एरिया होगा, कितना होगा? कॉमन एरिया इतना होगा पूरा। और आपने अगर इसको थोड़ा सा घुमा दिया, इसको थोड़ा सा नॉब घुमाया, शाफ्ट को थोड़ा सा घुमाया, तो ये जो प्लेटें हैं मूवेबल प्लेट्स यहाँ आ गई, यहाँ ऐसे आ गई। पहले सीध में थी, पहले दोनों प्लेटें सीध में थी, दूरी d थी। पहले दोनों प्लेटें ऐसे थी, ऐसे थी दोनों प्लेट। आपने इसको थोड़ा सा घुमा दिया तो ये प्लेट निकल के यहाँ आ गई, मूवेबल प्लेट यहाँ आ गई, यहाँ। ये वही है पहले जहाँ थी, क्योंकि ये स्टैटिक है, फिक्स प्लेट है। ये फिक्स प्लेट है, लेकिन मूवेबल प्लेट निकल आई बाहर। ये देखिए इतना बाहर चली गई, मूवेबल प्लेट का इतना एरिया बाहर निकल गया। ये एरिया जो है ये कॉमन एरिया नहीं है, ये दोनों के बीच में शेयर नहीं हो रहा है। तो दोनों प्लेटों के बीच में जो एरिया कॉमन है कितना है?
ये दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया बचा, ये एरिया बाहर चला गया तो कितना एरिया कॉमन बचा, ये एरिया विच इज कॉमन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ये एरिया है जो दोनों प्लेट के बीच में कॉमन एरिया है। तो जब दोनों सीध में थी तो एरिया ज़्यादा था, अभी जब ये इधर चला गया तो कॉमन एरिया घट के इतना हो गया है, इतना एरिया इज लेस, एरिया इतना घट के इतना हो गया है। तो आपको मालूम है किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है C, वो होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r A अपॉन d। तो प्लेटों के बीच दूरी तो सेम है, क्योंकि हम इसको विस्थापन जो करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो उधर को घुमा रहे हैं, दूरी नहीं चेंज हो रही है प्लेटों के बीच, वो सेम है, क्योंकि ये शाफ्ट पे फिक्स हैं, ये शाफ्ट पे है, ये स्टेटर पे है, रुका हुआ है, तो दूरी दोनों प्लेटों के बीच में सेम है। लेकिन ये जो दोनों प्लेटों के बीच में जो कॉमन एरिया है वो चेंज हो रहा है। ये पहले दोनों के बीच कॉमन एरिया पूरा था फुल, अभी कॉमन एरिया कितना बचा, इतना। तो एरिया कम होने से क्या होगा, कैपेसिटेंस कम होगा। जैसे जैसे आप इसको शाफ्ट को घुमाएंगे इधर, वैसे वैसे ये भाग जाएगा इधर, जैसे जैसे वो भाग उधर जाएगा, ये भाग इधर गया और तो ये भाग और इधर आएगा। तो इफ़ेक्टिव एरिया जो बचेगा दोनों प्लेटों के बीच में, अब इफ़ेक्टिव एरिया कितना बचेगा, इतना कम हो जाएगा, और इफ़ेक्टिव एरिया इज लेस, सो कैपेसिटेंस इज लेस। और आप उसको मूव कराएंगे शाफ्ट को उधर, तो ये चला गया ये भाग यहाँ पे, तो ये भाग भी यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। अब इफ़ेक्टिव एरिया कितना बचेगा, अब इफ़ेक्टिव एरिया बचेगा इतना। तो इफ़ेक्टिव एरिया जैसे जैसे कम होगा, कैपेसिटेंस वैसे वैसे कम होगा। इस प्रकार से शाफ्ट की पोजीशन को आगे पीछे करके इस शाफ्ट को जैसे इधर इधर करेंगे वैसे वैसे एरिया चेंज होगा, और जैसे जैसे एरिया चेंज होगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस चेंज होगा। दिस इज हाउ वी चेंज दी कैपेसिटेंस। इसको बोलते हैं वेरिएबल एयर कैपेसिटर, क्योंकि प्लेटों के बीच में एयर रखते हैं, कोई मीडियम नहीं रखते हैं जिससे प्लेटें मूव कर सकें। ये मूवेबल प्लेट हैं, दे शुड बी फ्री सो दैट दे कैन मूव फ्रीली, सो देयर इज एयर, इसीलिए इसको वेरिएबल एयर कैपेसिटर भी बोलते हैं। और ज़्यादा कैपेसिटेंस पाने के लिए मल्टीप्लेट भी बना लेते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये मल्टीप्लेट भी रहते हैं, यानी ये सब पैरेलल में जुड़े हैं सभी। तो कितना कैपेसिटेंस कुल मिलेगा, n-1 एप्सिलॉन 0 A अपॉन d। एप्सिलॉन r क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि एयर रखते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन r1 होगा। तो ये मल्टीप्लेट कैपेसिटर होता ही है साथ में। एरिया का मान चेंज करके हम कैपेसिटेंस भी चेंज कर लेते हैं। इस तरह से शाफ्ट को घुमाते हैं आगे पीछे, तो जो इफेक्टिव एरिया है दोनों प्लेट के बीच वो चेंज होता है, इससे कैपेसिटेंस चेंज होता है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं ट्यूनिंग सर्किट में। ट्यूनिंग सर्किट जो होता है, ये ट्यूनिंग करते हैं। आपको मालूम है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता है 1/2 पाई f √1/LC। अब इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट रहते हैं, हम C का मान चेंज करते हैं। C का मान कैसे चेंज करते हैं, ऐसे आगे पीछे करके। C का मान चेंज करने से रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेंज होता है, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेंज होने से जो स्टेशन यहाँ रिसीव हो रहा है वो स्टेशन जो है चेंज हो जाता है। इस तरह से रेडियो में जो नॉब यूज करते हैं, नॉब जिसको घुमा करके स्टेशन की ट्यूनिंग होती है, वो नॉब जो है वो इसी से जुड़ा होता है। नॉब घुमाते हैं तो ये घूमता है, ये नॉब है, ये नॉब है। नॉब इसी में जोड़ देंगे, आप नॉब घुमाएंगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। कैपेसिटेंस चेंज होगा तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेंज होगी C। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो स्टेशन जो ट्यून हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपके सर्किट की चेंज होगी तो जिस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगा आपके सर्किट की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, वो रेडियो सिग्नल रिसीव हो जाएगा। तो ये रिसीवर सर्किट में, ट्यूनिंग सर्किट में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल एयर कैपेसिटर। इसमें कैपेसिटर को आप वेरी कर सकते हैं स्मूथली इफेक्टिव एरिया चेंज करके, विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग इफेक्टिव एरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।